हेलो बेटे, आज हम बात करेंगे आइडल एंड नॉन आइडल सॉल्यूशंस के बारे में। तो जो हमारा लास्ट टॉपिक था दैट इज़ रॉल्स लॉ। रॉल्स लॉ के बाद हमने कुछ टॉपिक डिस्कस किए थे दैट हाउ रॉल्स लॉ इज़ अ स्पेशल केस ऑफ हेनरीज लॉ, डिफरेंस बिटवीन रॉल्स एंड हेनरीज लॉ। तो ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं। आज का हमारा टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन आइडल एंड नॉन आइडल सॉल्यूशन। तो सबसे पहले आते हैं आइडल सॉल्यूशंस पे। अब आइडल सॉल्यूशंस आपके क्या होते हैं? जनरली दो सॉल्यूशंस विच इज हैविंग सेम फिजिकल बिहेवियर और सेम फिजिकल प्रॉपर्टी दे कैन एक्ट एज आइडल सॉल्यूशन। जैसे कि आप अगर दो अलग अलग कंपोनेंट्स लेते हैं, फॉर एग्जांपल लाइक क्लोरोबेंजीन एंड ब्रोमोबेंजीन। एक हमने क्लोरोबेंजीन लिया और एक ब्रोमोबेंजीन लेते हैं, तो दोनों ही ऑर्गेनिक कंपाउंड है, दोनों का मेन कंपोनेंट बेंजीन है। सिर्फ डिफरेंस कहाँ है कि एक क्लोरो है और दूसरा क्या है, ब्रोमोबेंजीन। तो हम जनरली ऑब्जर्व करेंगे कि इन दोनों कंपोनेंट्स के अंदर फिजिकल प्रॉपर्टीज आर ऑलमोस्ट सेम, बहुत ही ना के बराबर डिफरेंस आने वाला है, क्योंकि दोनों का मेजर कंपोनेंट सेम है, बहुत थोड़ा सा मास का डिफरेंस आएगा। तो अगर आप ऐसे दो कंपोनेंट्स को मिलाते हो जिनकी फिजिकल बिहेवियर ऑलमोस्ट सेम होती है, तो वो दोनों मिलने के बाद सॉल्यूशन कैसा बनाते हैं, आइडल सॉल्यूशन। सो आइडल सॉल्यूशंस को अगर हम डिफाइन करें तो आइडल सॉल्यूशंस आर दोज सॉल्यूशन विच ओबेज रॉल्स लॉ over the entire concentration range। मतलब कि वैसे सॉल्यूशंस जो कि आपके रॉल्स के लॉ को हर कंसंट्रेशन पे फॉलो करेगा, वैसा सॉल्यूशन आइडल सॉल्यूशन होगा। अब जैसे कि अगर मान लो हम बोलते हैं कि हमारे पास एक ए कंपोनेंट है, एक बी कंपोनेंट है। सपोज दैट ए का हम 1 लीटर लेते हैं और बी का हमने 2 लीटर लिया, और हम देख रहे हैं कि इस कंसंट्रेशन पे, इस वॉल्यूम पे, या आप कंसंट्रेशन का मतलब अमाउंट या वॉल्यूम आप कुछ भी ले सकते हो डिपेंडिंग ऑन कि आप उसका मेजर फैक्टर क्या काउंट कर रहे हो, वॉल्यूम काउंट कर रहे हो या अमाउंट काउंट कर रहे हो। तो जैसे कि मान लेते हैं ये 1 लीटर है, ये 2 लीटर है, तो हम क्या देखेंगे कि 1 लीटर और ये 2 लीटर जब दोनों मैं आपस में मिलाती हूँ, तो इस वॉल्यूम पे अगर ये सिस्टम रॉल्स लॉ को ओबे नहीं करता है, तो इट मीन्स कि हम ये देखेंगे कि इस वैल्यू पे आने के बाद, तो बेटे वो सॉल्यूशंस जो आपकी हर कंसंट्रेशन पे रॉल्स के लॉ को फॉलो करे। हर कंसंट्रेशन का मतलब है आपके कंपोनेंट की वैल्यू चाहे 1 ग्राम हो, 5 ग्राम हो, 10 ग्राम हो, कंसंट्रेशन कुछ भी हो, हर कंसंट्रेशन पे वो रॉल्स के लॉ को फॉलो करेगा, ये है। तो वैसे सॉल्यूशंस क्या होंगे आपके, आइडल सॉल्यूशन। तो ये हमारी डेफिनेशन है आइडल सॉल्यूशन की, जिसके अंदर ये नोटिस किया जाता है कि अगर आप दो सिस्टम्स को आपस में मिलाते हो तो उनकी जो इंटरैक्शन फोर्स है दैट इज ऑलमोस्ट सेम एज ए एंड बी इंटरैक्शन फोर्स। जैसे कि मान लेते हैं हमने क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन को आपस में मिलाया, सो दिस इज ए कंपोनेंट एंड दिस इज बी कंपोनेंट। अब ये आपका एक क्लोरोबेंजीन है, दिस इज क्लोरोबेंजीन, और ये आपका एक ब्रोमोबेंजीन है। पहले ये दोनों अलग अलग थे, तो जब ये अलग अलग होंगे तो इस सिस्टम की अपनी खुद की इंटरैक्शन फोर्स होगी, जिसको हम बोल सकते हैं ए इंटरैक्शन फोर्स, और ब्रोमोबेंजीन एक अलग सिस्टम है, इसकी अपनी अलग इंटरैक्शन फोर्स होगी, जिसको आप बोलोगे बी इंटरैक्शन फोर्स। अगर मैं इन दोनों को आपस में मिला देती हूं तो ये एक मिक्सचर बन गया, क्लोरोबेंजीन प्लस ब्रोमोबेंजीन। तो क्लोरो और ब्रोमोबेंजीन जब मैंने दोनों का मिक्सचर बनाया तो एक नई फोर्स जनरेट होगी, दैट इज ए बी इंटरैक्शन फोर्स। और हम क्या देखते हैं कि ए बी इंटरैक्शन फोर्स इज जस्ट सेम एज ए एंड बी इंटरैक्शन फोर्स, यानी कि इंटरैक्शन फोर्सेस में आफ्टर एंड बिफोर फॉर्मिंग द सॉल्यूशन कोई चेंजेस नहीं आए। तो हम बोलेंगे दैट ए बी इंटरैक्शन फोर्स are similar to AA and BB interaction force।
यहाँ पर इस सिस्टम की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में कोई चेंजेस नहीं आएंगे, ना तो बाइंडिंग फोर्स बढ़ेगी और ना वीक होगी। पहला पॉइंट ये। अब हम देखते हैं कि मान लो सपोज करो हम इस इंटरेक्शन को एक वैल्यू दे देते, सपोज दैट ए की इंटरेक्शन वैल्यू 10 है, बी की इंटरेक्शन वैल्यू 20 है। मैंने इन दोनों को आपस में मिलाया तो जो ए बी की इंटरेक्शन वैल्यू है वो कितनी आ रही है 30। तो हम देखते हैं कि इंटरेक्शन वैल्यू में कोई चेंज नहीं आया। एग्जैक्टली दोनों को जब मिक्स कर दिया गया तो इंटरेक्शन वैल्यू 30 आ गई। तो ना तो इंटरेक्शन वैल्यू बढ़ी है और ना ही इंटरेक्शन वैल्यू कम हुई है। अगर ऐसा होता है तो ऐसे सॉल्यूशंस को क्या बोला जाएगा? आइडल सॉल्यूशन। अब अगर ऐसा हो रहा है कि इंटरेक्शन फोर्स इज ऑलमोस्ट सेम या एग्जैक्टली सेम, तो हम देखेंगे कि इस सिस्टम में कोई भी चेंजेस नहीं आ रहे। अगर आप देखोगे कि ए का वॉल्यूम अगर मैं 1 लीटर लेती हूं और बी का हमने 2 लीटर लिया, तो जो फाइनल वॉल्यूम बनेगा दैट इज 3 लीटर। तो आप नोटिस करोगे कि वॉल्यूम चेंज भी 0, वॉल्यूम के अंदर कोई चेंजेस नहीं आए। इसी तरह से अगर मान लो इसका प्रेशर 1 ATM है, इसका 2 ATM है, तो फाइनल प्रेशर बन के आएगा 3 ATM। तो क्या प्रेशर में कोई चेंज आया? नो चेंज। तो हम बोलेंगे डेल्टा P इज ऑल्सो इक्वल्स टू 0। एंथैल्पी चेंज इज ऑल्सो इक्वल्स टू 0। ना तो सिस्टम ने एक्सेस अमाउंट में हीट रिलीज करी है, ना ही सिस्टम ने एक्सेस अमाउंट में हीट एब्जॉर्ब की है। आप समझ सकते हो कि जब हम A और B दोनों को मिलाएंगे तो AB एक सॉल्यूशन बनेगा। तो ये एक टाइप की रिएक्शन है। रिएक्शन में हमेशा या तो रिएक्शन एंडोथर्मिक होती है या एक्सो, या तो सिस्टम हीट रिलीज करता है या फिर सिस्टम हीट एब्जॉर्ब करता है। लेकिन यहाँ नेट लॉस एंड गेन इज एग्जैक्टली 0। यहाँ कोई भी चेंज आया ही नहीं, इसीलिए आपकी एंथैल्पी चेंज भी क्या होगी? 0। तो अगर दो कंपोनेंट्स को मिलाने के बाद हम ये नोटिस करते हैं कि उसकी इंटरेक्शन वैल्यू में कोई भी चेंजेस नहीं आए बिफोर एंड आफ्टर फॉर्मिंग द सॉल्यूशन, तो हम देखेंगे कि ना तो उसके वॉल्यूम में चेंज आएगा, ना उसके प्रेशर में चेंज आएगा, ना उसकी एंथैल्पी में चेंज आएगा। अगर ऐसा होता है तो वैसे सॉल्यूशंस क्या होते हैं? आपके आइडल सॉल्यूशन, जो कि प्रैक्टिकली होना बहुत कम पॉसिबल है। जैसे कि अगर दो ऐसी चीजें जो एग्जैक्टली सिमिलर हों तो वहां बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि आइडल सॉल्यूशन बन सकते हैं। इसको आप एक एग्जाम्पल से समझ सकते हो। जैसे कि मान लो एक ही घर में 2 जुड़वा भाई, तो हम देखते हैं कि उनकी शक्ल एग्जैक्टली सेम है, उनका जेंडर एग्जैक्टली सेम है, और हम देखेंगे कि बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है क्योंकि उनके पेरेंट्स सेम हैं तो उनका बिहेवियर भी ऑलमोस्ट सेम हो। तो ये 2 ऐसी चीज़ें हैं जो आपस में मिलने के बाद कोई भी चेंजेस जो है ऑब्जर्व आपको नहीं करवाएंगे क्योंकि उसमें कोई चेंज हुआ ही नहीं। तो यहाँ अगर आप आइडल सॉल्यूशंस के कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, जैसे कि आपको अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपको ये देखना पड़ेगा कि भाई आपको एक सॉल्यूशन दिया और आपको अगर इसमें बताना है कि बताइए ये आइडियल है या नहीं, तो आप वहाँ कर सकते हो कि 2 ऐसे कंपोनेंट्स लिए जाएं जिनकी मेजर प्रॉपर्टीज क्या हो? एग्जैक्टली सेम। तो आप ले लो एक बेंजीन, उसके साथ मिला देते हैं टॉलिन। बेंजीन और टॉलिन में डिफरेंस क्या होता है? बेंजीन इज सिंपल, दिस बेंजीन, और टॉलिन भी बेंजीन से ही बनता है, जिस बेंजीन में हम एक ऊपर क्या लगा देते हैं? CH3। सो दिस इज बेंजीन एंड दिस इज टॉलिन। तो आप देखते हो बेंजीन तो दोनों में ही है, फर्क कहाँ आया? बस इसमें एक कार्बन फालतू है, तो एक कार्बन एक्स्ट्रा ऐड होने से थोड़ा बहुत मास डिफर करेगा और ज्यादा कोई भी चेंजेस नहीं आएंगे। तो अगर आपको 2 ऐसे कंपोनेंट दिए जो कि ऑलमोस्ट एक जैसे हैं, तो आप वहां ये नोटिस कर सकते हो कि वो कैसा सॉल्यूशन बनाएंगे? आइडल सॉल्यूशन। सो आई थिंक आइडल सॉल्यूशंस क्लियर हो गए होंगे आपको। तो आइडल सॉल्यूशंस वो जो हर कंसंट्रेशन पे रॉल्स लॉ को फॉलो करे, दे आर आइडल सॉल्यूशन, और उसके अंदर कोई भी चेंज आप नोटिस नहीं करोगे। बिल्कुल एग्जैक्टली इसके अपोजिट होते हैं हमारे नॉन आइडल सॉल्यूशन। तो सेकेंड वन इज नॉन आइडल सॉल्यूशन। अब आपके नॉन आइडल सॉल्यूशंस क्या होते हैं? तो हम बोलेंगे ओवर अ एंटायर कॉन्सेंट्रेशन रेंज, ओवर अ एंटायर कॉन्सेंट्रेशन रेंज दोज सॉल्यूशन which do not obey Raoult's law,
जो आपकी किसी भी कंसंट्रेशन पर रॉल्स के लॉ को फॉलो ना करे। आप कुछ भी कर लो, आप उसकी कंसंट्रेशन 1 है, 2 है, 50, 100 कितनी भी कर दो, कंसंट्रेशन के चेंज करने से किसी भी कंसंट्रेशन वैल्यू पे वो रॉल्स के लॉ को ओबे नहीं करेगा। वैसे सॉल्यूशंस आपके क्या होते हैं? नॉन आइडल सॉल्यूशन। तो अगर ये नॉन आइडल सॉल्यूशन है, ये रॉल्स लॉ को ओबे नहीं कर रहा, तो रॉल्स लॉ हमारा क्या कहता है कि हमारा ये एक सॉल्यूशन है जिसके अंदर दो कंपोनेंट्स है, एक ए और एक बी। तो अगर आप ए का पार्शियल प्रेशर यहाँ निकालने वाले हो, सो इट कम्स आउट टू बी PA नॉट XA। ये मैंने आपको लास्ट क्लास में एक्सप्लेन किया था। तो रॉल्स लॉ कहता है कि पार्शियल प्रेशर इज इक्वल्स टू प्योर प्रेशर मल्टीप्लाइड बाय मोल फ्रैक्शन। लेकिन ये तो आइडल सोल्यूशन है ही नहीं। इसका मतलब कि यहाँ जो पार्शियल प्रेशर है इट इज नॉट इक्वल टू PA नॉट XA, यानी ये इसके बराबर नहीं आएगा, तभी ये नॉन आइडियल है। अगर ये आइडियल होता तो ऑब्वियसली बात है बराबर ही होता। इसी तरह से PB इज नॉट इक्वल टू PB नॉट XB, तो PB भी इसके बराबर नहीं होगा। अब अगर PA इसके बराबर नहीं है, PB इसके बराबर नहीं है, तो PT इज ऑल्सो नॉट इक्वल टू PA प्लस PB। तो यहाँ पर एग्जैक्टली सब कुछ बिल्कुल सेम नहीं होने वाला है। मतलब टोटल प्रेशर आप ऐसे नहीं निकाल सकते कि ए का प्रेशर बी का प्रेशर दोनों का मिला के टोटल प्रेशर आ गया। इसका मतलब उसके प्रेशर में कोई ना कोई चेंज आएगा, या तो वो घट जाएगा पहले से या फिर बढ़ जाएगा, तो कोई ना कोई चेंज आएगा। इसीलिए हम बोलते हैं दैट टोटल प्रेशर इज नॉट इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ ए प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ बी। अब नॉन आइडल सोल्यूशन में आप देखोगे जैसे आइडल सोल्यूशन में सारी चीजें एग्जैक्टली सेम थी, इसीलिए कोई चेंज हुआ ही नहीं। लेकिन यहाँ पर कोई भी चीज एग्जैक्टली सेम नहीं है, इसीलिए डायरेक्टली चेंज होते ही चले जाएंगे। तो आपका डेल्टा H इज ऑल्सो नॉट इक्वल टू 0, सब में चेंज आएगा। डेल्टा B इज ऑल्सो नॉट इक्वल टू 0, डेल्टा P इज ऑल्सो नॉट इक्वल टू 0, तो सब में चेंज आना है, इसीलिए कोई भी 0 के इक्वल नहीं है। अब नॉन आइडल सोल्यूशन जैसे हमने बोला कि भाई चेंज तो आया। अब चेंज कैसा आया? चेंज दो टाइप के हो सकते हैं, या तो आपका सिस्टम पॉजिटिव चेंज दिखाएगा या फिर आपका सिस्टम नेगेटिव चेंज दिखाएगा। अब पॉजिटिव चेंज कैसा और नेगेटिव चेंज कैसा? जैसे कि मान लो आप बहुत टैलेंटेड हो और अभी आपका कोई दोस्त नहीं है, तो आप काफी मेहनत करते हो, आप स्ट्रगल करते हो और आप लगातार पढ़ाई करते रहते हो। लेकिन कुछ टाइम बाद आपका एक दोस्त बना जो आपसे भी ज्यादा टैलेंटेड है और एक अच्छी पर्सनालिटी उसकी है, तो आप देखोगे कि थोड़े दिन जब आप उसके साथ रहते हो तो आपकी नॉलेज और भी ज्यादा इंप्रूव हुई। तो आप पहले से टैलेंटेड थे, लेकिन एक ऐसे सिस्टम के कांटेक्ट में आने के बाद जो आपसे भी ज्यादा अच्छा है, आपके अंदर चेंजेस आने स्टार्ट हुए। और चेंजेस कैसे हुए? अच्छे वाले चेंजेस हो रहे हैं, मतलब आपकी नॉलेज और भी ज्यादा इंप्रूव होती जा रही है। कुछ चेंजेस ऐसे होते हैं जैसे कि मान लो आप बहुत अच्छे थे, आप काफी पढ़ाकू थे और आप किसी लीचड़ आदमी के कांटेक्ट में आ गए, मतलब जो शराबी, नशेड़ी, सारे फालतू के काम करता है। तो अब क्या था कि आपकी नॉलेज पहले बहुत ज्यादा अच्छी थी, लेकिन आप ऐसे सिस्टम के कांटेक्ट में आए कि जो बहुत ज्यादा बेकार सिस्टम था। तो धीरे धीरे करके हम देखेंगे कि आपके अंदर भी कुछ चेंजेस आए, और वो चेंजेस कैसे आ रहे हैं? नेगेटिव वाले चेंजेस आ रहे हैं। अब आपकी नॉलेज इंप्रूव नहीं हो रही, अब आपकी नॉलेज पहले के कंपैरिजन में घटती चली जा रही है। तो इसका मतलब एक सिस्टम दूसरे सिस्टम के कांटेक्ट में आने से अफेक्ट जरूर होता है। अब वो अफेक्शन कैसा होगा ये डिपेंड करेगा कि आपका सामने वाला सिस्टम कैसा है। अगर वो अच्छा है तो उसकी संगति में रह के आप थोड़े अच्छे हो सकते हो, और अगर वो एक बुरा आदमी है तो आप उसकी संगति में रह के थोड़े बेकार होते चले जाओगे। तो संगति का असर तो पड़ता है, ऑब्वियस सी बात है। इसीलिए हम बोलते हैं कि आइडल सोल्यूशन का प्रैक्टिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, क्योंकि कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि एक सिस्टम दूसरे सिस्टम के कांटेक्ट में आने के बाद कोई भी चेंज ना दिखाए। वो कुछ ना कुछ, भले ही 1% हो, लेकिन चेंज जरूर आएगा। तो इसीलिए हम बोलते हैं कि आइडियल का प्रैक्टिकल एग्जिस्टेंस नहीं है। किसका प्रैक्टिकल एग्जिस्टेंस है? नॉन आइडियल सोल्यूशन हैव प्रैक्टिकल यूटिलिटी। तो यहां पर हम बोलते हैं कि नॉन आइडियल सोल्यूशन शोज 2 टाइप ऑफ डेविएशन, एक है पॉजिटिव और दूसरा है नेगेटिव। तो सबसे पहले आते हैं नॉन आइडियल सोल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशन।
पॉजिटिव डेविएशन से तो आप समझ ही रहे हो, मतलब सारी चीजें इंक्रीज होती जा रही है। अब डिक्रीमेंट नहीं आएगा, इंक्रीमेंट आएगा। अब इस इंक्रीमेंट आने के लिए हम क्या नोटिस करेंगे कि भाई आपने दो चीजें ली, एक ए एक बी, और दोनों को मिला के मैंने ए बी बनाया। सो लाइक ए के अंदर एक इंटरेक्शन फोर्स थी ए, बी के अंदर एक इंटरेक्शन फोर्स थी बी बी, और जब ये दोनों मिले तो एक नई इंटरेक्शन फोर्स जनरेट हुई, और वो कौन सी हुई? ए बी। तो हम यहाँ देखेंगे कि दो कंपोनेंट जब आपस में मिलते हैं तो उनकी जो बाइंडिंग फोर्स है वो लगातार कमजोर होती चली जा रही है। बाइंडिंग फोर्स कमजोर कैसे? जैसे फॉर एग्जाम्पल आप इथेनॉल ले लो, हम एक कंपोनेंट लेते हैं इथेनॉल, दूसरा कंपोनेंट इसी के साथ मैंने ले लिया साइक्लोहेक्सेन। पहले ये दोनों अलग अलग थे और अब मैं इस सिस्टम में इन दोनों का मिक्सचर बनाने वाली हूं, इथेनॉल प्लस साइक्लोहेक्सेन। तो हम देखेंगे जब इथेनॉल सिर्फ इथेनॉल था तो इसके अंदर अपनी एक अलग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थी, कौन सी? हाइड्रोजन बॉन्ड। इसको जरा इधर देखते हैं। अगर आप इथेनॉल लेते हो C2H5OH, ये भी मैंने एक इथेनॉल लिया C2H5OH, भाई ये एक सिस्टम है जिसके अंदर सिर्फ इथेनॉल है, तो सारे के सारे पार्टिकल्स किसके होंगे? इथेनॉल के होंगे। एक इथेनॉल का पार्टिकल दूसरे इथेनॉल के पार्टिकल के साथ एक बॉन्ड बनाएगा, कौन सा बॉन्ड? हाइड्रोजन बॉन्ड। जब हाइड्रोजन किसी हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना शुरू कर दे तो उस बॉन्ड को हाइड्रोजन बॉन्ड बोला जाता है। तो यहाँ पर हम बोलते हैं कि अल्कोहल के पार्टिकल में बॉन्डिंग कौन सी हुई? हाइड्रोजन बॉन्ड, जिसको आप बोलते हो AA इंटरेक्शन फोर्स। ये आपकी AA इंटरेक्शन फोर्स है। साइक्लोहेक्सेन ये एक आपका एल्केन है और एल्केन के अंदर कौन सी फोर्स काम करती है? वंडरवल फोर्स। तो इसके अंदर वंडरवल फोर्स है, इसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड है। ये दोनों पहले अलग अलग थे, लेकिन जैसे ही मैंने इन दोनों को आपस में मिलाया तो होगा क्या कि पहले के रेस्पेक्ट में अब जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो पुअर होने वाला है। पुअर कैसे? जैसे समझो एक सिस्टम, एक ग्रुप है, एक ग्रुप के अंदर अगर हम पढ़ाकू और हमारे सारे दोस्त भी काफी अच्छे हैं, सब पढ़ने वाले हैं, तो एक ऐसा ग्रुप जिसमें सारे नॉलेज वाले बंदे हैं, तो वो एक अलग वैरायटी हो गई, उनके आपस की बॉन्डिंग बहुत अच्छी होगी क्योंकि सबकी सोच एक जैसी है। वैसे ही मान लो एक शराबियों का ग्रुप है, एक शराबी को दूसरा शराबी ही पसंद आएगा, कोई अच्छा आदमी तो उसको पसंद आने से रहा। तो हम बोलेंगे कि एक सिस्टम जैसा होता है ना उसको दूसरा सिस्टम वैसा ही अच्छा लगता है। जैसे आप होगे वैसे ही आप अपने दोस्त बनाओगे, है ना। तो हम बोलते हैं कि हमें वही लोग अच्छे लगते हैं जैसा हमारा खुद बिहेवियर होता है, सामने वाला भी हमें वैसा ही अच्छा लगता है। तो अगर हम ये एक सिस्टम लेते हैं, इस सिस्टम के अंदर सारे इथेनॉल के पार्टिकल्स हैं, तो ऑब्वियस सी बात है इनकी बॉन्डिंग काफी अच्छी होगी। साइक्लोहेक्सेन, इसके अंदर सब साइक्लोहेक्सेन है, तो इनके बीच की भी बॉन्डिंग काफी अच्छी थी। लेकिन अगर मान लो ये ग्रुप, एक शराबी वाला ग्रुप और एक नॉलेजेबल इंसान, नॉलेजेबल जो बच्चे हैं उनका ग्रुप, अगर ये दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में आए तो क्या इनके बिहेवियर्स मैच करेंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे। तो अब अगर इन दोनों की बाइंडिंग फोर्स देखी जाए तो पहले के रेस्पेक्ट में क्या है? पुअर। जैसे कि ये इथेनॉल और इथेनॉल, इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बना। अब मैंने अगर इसी अल्कोहल के अंदर साइक्लोहेक्सेन मिला दिया तो वो साइक्लोहेक्सेन ना बीच में आके घुसेगा इनके, और साइक्लोहेक्सेन ने क्या किया? इन दोनों के बीच का बॉन्ड ब्रेक कर दिया। अब हम देखेंगे कि साइक्लोहेक्सेन बीच में जैसे ही एंट्री करी तो क्या ये साइक्लोहेक्सेन इस इथेनॉल के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है? नहीं बना सकता। इसके साथ बना सकता है? नहीं बना सकता। तो इसने क्या किया? साइक्लोहेक्सेन अल्कोहल्स के बीच में आके बैठ गया और अल्कोहल्स के बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्ड बने थे वो टूट गए। अब साइक्लोहेक्सेन और इथेनॉल, इनके बीच में कोई इतनी स्ट्रॉन्ग फोर्स नहीं है क्योंकि ये दोनों अलग अलग बिहेवियर के बंदे हैं। तो हम देखेंगे कि अब जो नई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जनरेट हुई वो पहले के रेस्पेक्ट में कैसी है? पुअर। और अगर आपकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पार्टिकल्स के बीच में डिक्रीज हो जाती है तो उनसे बनने वाला प्रेशर क्या होगा? इंक्रीज हो जाएगा। जैसे कि अब हम यहां देखते हैं कि हमने इथेनॉल और साइक्लोहेक्सेन दोनों को आपस में मिलाया और दोनों के बीच जो लगने वाली फोर्स है वो है पुअर। अगर ये दो पार्टिकल हैं और ये जुड़े हुए हैं, लेकिन ये जुड़े हुए बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स से ये जुड़े हुए नहीं है,
तो आप इन्हें थोड़ी सी हीट दोगे और ये अलग हो जाएंगे, है ना। और अगर हम बोलते हैं ये दोनों पार्टिकल ना बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से चिपके हुए हैं, तब आपको इसे हटाने के लिए ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तो हम यहाँ पे बोलेंगे कि ये जो आपका साइक्लोहेक्सेन प्लस इथेनॉल का मिक्सचर है, इस मिक्सचर के अंदर आप किसी भी कंपोनेंट का पार्शियल प्रेशर निकालोगे तो वो पहले के रेस्पेक्ट में कैसा आने वाला है, ज्यादा। अब इथेनॉल भी ज्यादा वेपर बनाएगा और साइक्लोहेक्सेन भी ज्यादा वेपर बनाएगा, क्योंकि दोनों के बीच की बाइंडिंग फोर्स क्या हो चुकी है, पुअर। तो अब हम बोलेंगे PA इज ग्रेटर देन PA नॉट XA, PB इज ग्रेटर देन PB नॉट XB। तो आपका P टोटल भी ज्यादा हो जाएगा किससे, PA प्लस PB के मिक्सचर से। ऑब्वियस सी बात है। तो पॉजिटिव डेविएशन फिर से समझ लो, बहुत आसान है, कुछ कॉम्प्लिकेशन नहीं है इसके अंदर। बस होता क्या है कि जब आपका सॉल्यूशन बन जाता है तो बनने के बाद दो पार्टिकल्स के बीच की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पुअर हो जाती है। पुअर होने की वजह से वहां जितने कंपोनेंट्स हैं सबका प्रेशर इंक्रीज होना शुरू हो जाता है। तो अगर A का प्रेशर भी बढ़ गया, B का प्रेशर भी बढ़ गया, तो टोटल प्रेशर भी ऑब्वियस सी बात है बढ़ जाएगा। और इसी तरह से हम देखते हैं कि हमारी एंथैल्पी चेंज भी क्या हो गई, इंक्रीज। इसीलिए हम बोलेंगे ग्रेटर देन 0। अब हमारा प्रेशर भी क्या हो चुका है, इंक्रीज। हमारी वॉल्यूम भी क्या हो चुकी है, इंक्रीज। तो हम देखते हैं कि सब कुछ लगातार बढ़ता ही जा रहा है। अगर ये दो पार्टिकल्स के बीच की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पुअर है तो ये थोड़े दूर बैठेंगे, तो इनका वॉल्यूम ज्यादा है। अगर इनकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत स्ट्रांग होती तो ये चिपके हुए होते। तो अब वॉल्यूम ज्यादा है या अब वॉल्यूम ज्यादा है, इस वाले केस में वॉल्यूम ज्यादा है ना। तो अगर पार्टिकल लूजली बाउंड होते हैं तो ज्यादा जगह लेते हैं, और अगर टाइटली बाउंड होते हैं तो कम जगह लेते हैं। तो हम बोल रहे हैं कि आपकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पुअर हो गई, तो अब पहले के रेस्पेक्ट में वॉल्यूम बढ़ गया। क्योंकि वॉल्यूम बढ़ गया, V2 का वॉल्यूम ज्यादा है V1 के रेस्पेक्ट में, तो डेल्टा V की वैल्यू कैसी आने वाली है, पॉजिटिव। पॉजिटिव आई तो इसका मतलब इट इज ग्रेटर देन 0। वैसे ही आप देख रहे हो कि आपका टोटल प्रेशर भी लगातार बढ़ रहा है, क्योंकि A का भी बढ़ा, B का भी बढ़ा, तो टोटल प्रेशर बढ़ गया। तो आप जब प्रेशर के अंदर चेंज देखोगे वो भी आपको प्लस में ही दिखाई देगा। वैसे ही एंथैल्पी चेंज, एंथैल्पी चेंज देख लो, जैसे ये एक रिएक्शन है, दिस इज A, दिस इज B एंड कंबाइनिंग विल फॉर्म AB। तो जब A प्लस B दोनों आपस में मिलके AB बनाएंगे तो सिस्टम क्या करता है, ये एक रिएक्शन की तरह है। इस रिएक्शन में पहले पुराने बॉन्ड्स टूटते हैं। आप कोई भी रिएक्शन कर लो, जब भी आप दो कंपोनेंट्स को मिला के एक नया सिस्टम बनाते हो तो पुराने बॉन्ड्स टूटते हैं और नए बॉन्ड्स बनते हैं। पुराने बॉन्ड्स को तोड़ने के लिए हमें हीट देनी पड़ती है, और जब सिस्टम नए बॉन्ड बनाता है तो वो हीट को रिलीज करता हुआ जाता है। यूनिवर्स का एक लॉ है, सिस्टम पोजेस लेस एनर्जी विल हैव ग्रेटर स्टेबिलिटी। तो अगर दो पार्टिकल एक दूसरे के कांटेक्ट में आते जा रहे हैं, इसका मतलब वो स्टेबल होते जा रहे हैं, और अगर इन्हें स्टेबल होना है तो सिस्टम को क्या करना पड़ेगा, हीट को रिलीज करना पड़ेगा। तो हम बोलेंगे कि भाई A प्लस B दोनों ने मिलके AB बनाया, और जब AB बनाया तो हम देख रहे हैं कि हमारा जो डेल्टा H है इट इज ग्रेटर देन 0। ये तब आएगा जब H2 की वैल्यू ज्यादा होगी और H1 की वैल्यू कम। तो इसका मतलब जब हमारा सिस्टम बना तो हीट रिलीज ज्यादा हुई, मतलब प्रोडक्ट की एंथैल्पी ज्यादा है, रिएक्टेंट की एंथैल्पी कम है। सो इट इज ग्रेटर देन 0। इसी को आप ग्राफ में प्लॉट कर सकते हो, जैसे हमने रॉल्स लॉ में आइडल सोल्यूशन के लिए ग्राफ प्लॉट किया था, इसी को नॉन आइडल के लिए प्लॉट करते हैं। देखो, दिस इज योर ग्राफ, जिसमें सबसे पहले A का मोल फ्रैक्शन 1 है और इस पॉइंट पे B का मोल फ्रैक्शन कितना है, 0। इधर आपका B का मोल फ्रैक्शन 1 है और A का मोल फ्रैक्शन क्या है, 0। ये ग्राफ मैं आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। तो यहाँ पार्शियल प्रेशर A का है एंड दिस इज पार्शियल प्रेशर ऑफ B। हम मान के चल रहे हैं कि A ज्यादा वॉलेटाइल है और B कम। तो लगातार A की वैल्यू इधर घट रही है तो प्रेशर A का डिक्रीज, इधर B की घट रही है तो B का डिक्रीज, एंड दिस इज टोटल प्रेशर। तो ये तो था आपका आइडल सोल्यूशन का ग्राफ। लेकिन क्योंकि नॉन आइडल सोल्यूशन रॉल्स लॉ को फॉलो नहीं करते और वो प्रेशर में चेंजेस दिखाते हैं,
अब चेंजेस कौन से दिखा रहे हैं? पॉजिटिव वाले। तो ए का प्रेशर भी बढ़ा, बी का बढ़ा, तो टोटल बढ़ गया। तो हम बोल रहे हैं कि ए का प्रेशर इंक्रीज, तो अब ये इंक्रीमेंट दिखा रहा है। बी का प्रेशर भी इंक्रीज, तो ये बी में इंक्रीमेंट आ गया, क्योंकि ए भी इंक्रीज हुआ, बी भी इंक्रीज हुआ, तो टोटल प्रेशर भी क्या हो गया आपका? इंक्रीज हो जाएगा। So this is the graph of positive deviation, non-ideal solution showing positive deviation. I think आपको क्लियर हो गया होगा। बिल्कुल इसका अपोजिट होता है नेगेटिव डेविएशन। जैसे इसमें लगातार चीजें बढ़ती जा रही हैं, उसमें लगातार चीजें घटती चली जाएंगी। क्यों? यहाँ पे चीजें बढ़ क्यों रही थी? क्योंकि आपकी इंटरेक्शन फोर्स कैसी हो रही थी? पुअर। इसी का उल्टा अगर मान लो आप दो पार्टिकल्स को मिलाते हो और आपकी पार्टिकल्स के बीच में इंटरेक्शन फोर्स लगातार बढ़ती चली जा रही है, तो अगर दो पार्टिकल्स के बीच की बाइंडिंग एनर्जी बहुत स्ट्रांग हो गई, तो आप देखोगे कि वो टूट ही नहीं रहे। अगर वो टूटेंगे नहीं तो वो लिक्विड स्टेट से गैस स्टेट में जाएंगे कैसे? अगर वो जाएंगे ही नहीं तो उसका प्रेशर क्या होगा? कम। तो पहले वो प्रेशर ज्यादा बना रहे थे और अब वो प्रेशर कैसा बनाएंगे? कम बनाएंगे। क्यों बनाएंगे? क्योंकि उनके बीच में लगने वाली जो बाइंडिंग फोर्स है वो पहले के रेस्पेक्ट में अब कैसी हो चुकी है? स्ट्रांग हो चुकी है। तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग नेगेटिव डेविएशन बिल्कुल सेम है, बस थोड़ा सा डिफरेंस आपने यहां देखना है। सेकेंड केस इज नॉन आइडियल सॉल्यूशन showing negative deviation। अब अगर ये नेगेटिव डेविएशन दिखाता है तो हम यहाँ पे बोलेंगे कि A प्लस B दोनों ने मिलके बनाया AB, तो A इंटरेक्शन फोर्स, B इंटरेक्शन फोर्स और ये फाइनली AB इंटरेक्शन फोर्स। तो हम यहाँ बोलते हैं AB इंटरेक्शन फोर्स इज हायर देन AA and BB इंटरैक्शन फोर्स, क्योंकि AB की इंटरैक्शन फोर्स बहुत स्ट्रॉन्ग है एज कंपेयर टू A एंड B, सो पार्शियल प्रेशर A का डिक्रीज हो जाएगा PA0XA से, पार्शियल प्रेशर B का भी डिक्रीज हो जाएगा PB0XB से, तो आपका टोटल प्रेशर भी डिक्रीज हो जाएगा PA प्लस PB से। और हम देखेंगे कि हमारा वॉल्यूम चेंज भी जीरो से कम आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, क्योंकि वॉल्यूम कम होता चला जाएगा जैसे जैसे पार्टिकल्स आपस में पास आते चले जाएंगे। और एंथैल्पी चेंज भी आपका किस में जाएगा? नेगेटिव में चला जाएगा, क्योंकि अगर आपका प्रोडक्ट जो बन रहा है वो बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्स दिखा रहा है, यानी सिस्टम हीट ज्यादा रिलीज कर रहा है, और सिस्टम अगर हीट ज्यादा रिलीज करेगा तो वैल्यू कैसी आएगी? नेगेटिव। वैल्यू अगर नेगेटिव आ रही है तो ऑब्वियस सी बात है वैल्यू कैसी है? जीरो से कम है। तो यहां पर हम देखेंगे दैट हीट इन्वॉल्व इज एक्सोथर्मिक। यहां जो हीट इन्वॉल्वमेंट है वो एक्सोथर्मिक है, और जो पॉजिटिव डेविएशन में हीट इन्वॉल्वमेंट था दैट इज एंडोथर्मिक। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हमारा पार्शियल प्रेशर जो है वो डिक्रीज हुआ, हमारा वॉल्यूम डिक्रीज हुआ, हमारी एंथैल्पी भी डिक्रीज हुई। तो यहाँ नेगेटिव डेविएशन, सारी चीज़ें लगातार घटती चली जा रही हैं, और इन सब के घटने का एक ही कारण कि AB की इंटरेक्शन फोर्स पहले के कंपैरिजन में क्या हो गई है? हाई। तो अगर हम इसका ग्राफ प्लॉट करें तो इसको हम इधर प्लॉट कर देते हैं लाइक दिस। अगर हम इसको यहाँ शो करते हैं तो ये XA इज इक्वल्स टू 1, XB इज इक्वल्स टू 0, तो दिस इज XA इज इक्वल्स टू 0, XB इज इक्वल्स टू 1। तो ये आपका पार्शियल प्रेशर A का है और इस पॉइंट पे आपका पार्शियल प्रेशर B का है। ये डिक्रीज हुआ, ये इधर डिक्रीज हुआ, एंड फाइनली दिस इज योर टोटल प्रेशर। तो ये तो था आइडियल के लिए, बट हम नॉन आइडियल बना रहे हैं, और नॉन आइडियल में भी कौन सा बना रहे हैं? नेगेटिव डेविएशन। तो ये प्रेशर डिक्रीज हुआ, आपका A का प्रेशर घटेगा, आपका B का प्रेशर भी घटेगा, तो हम देखेंगे कि हमारा टोटल प्रेशर भी डिक्रीज हो गया। फॉर एग्जाम्पल आप नेगेटिव डेविएशन में कुछ एग्जाम्पल्स ले सकते हो, लाइक एसीटोन प्लस क्लोरोफॉर्म एंड वाटर प्लस नाइट्रिक एसिड,
इस तरह के कुछ सिलेक्टेड कंपोनेंट्स हैं जो नेगेटिव डेविएशन दिखाते हैं। तो आई थिंक आपको आइडियल और नॉन आइडियल सोल्यूशन अच्छे से क्लियर हो गए होंगे और इसके अंदर जो पॉजिटिव एंड नेगेटिव डेविएशन है वो भी क्लियर हो गया होगा। मैं फिर से आपको बता देती हूँ, आइडियल सोल्यूशन वो होते हैं जिनकी प्रॉपर्टीज़ फिजिकल ऑलमोस्ट सेम होती हैं। इसकी वजह से ऐसा होता है कि उनमें कोई चेंज हम ऑब्जर्व नहीं कर पाते। तो आइडियल सोल्यूशन वो जो रॉल्स लॉ को फॉलो करे ओवर द एंटायर कंसंट्रेशन रेंज। नॉन आइडियल सोल्यूशन वो जो किसी भी कंसंट्रेशन पे रॉल्स लॉ को ओबे नहीं करेगा, मतलब वो किसी भी कीमत पे रॉल्स लॉ को फॉलो नहीं करने वाला। अब अगर वो रॉल्स लॉ को फॉलो नहीं करेगा तो इसका मतलब हर चीज़ में चेंज आप देखोगे। प्रेशर में चेंज मिलेगा, वॉल्यूम में चेंज मिलेगा, एंथैल्पी में चेंज मिलेगा। और ये चेंज दो टाइप के हो सकते हैं, इट में बी पॉजिटिव, इट में बी नेगेटिव। अगर पॉजिटिव चेंज हुआ है तो इसका मतलब है कि ए बी की इंटरेक्शन फोर्स पहले के कंपैरिजन में पुअर है और पुअर होने की वजह से आपकी एंथैल्पी बढ़ गई, वॉल्यूम बढ़ गया और प्रेशर भी इंक्रीज हो गया। नेगेटिव डेविएशन में फाइनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पहले के कंपैरिजन में हाई हो जाती है और हाई होने की वजह से एंथैल्पी डिक्रीज, वॉल्यूम डिक्रीज एंड प्रेशर इज ऑल्सो गोइंग टू बी डिक्रीज। तो इसके बाद नेक्स्ट क्लास में नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, एजियोट्रोपिक मिक्सचर्स। थैंक यू।